नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वीसी क्लासेस में। तो बच्चों, हमारा जो वीडियो की क्लासेस चल रही थी उसमें क्लास संख्या तो 13 है और हम अपनी परीक्षा के भी बहुत ही समीप है, ठीक है ना। अब हमारा जो 21 तारीख है बहुत ही क्लोज है। आज हमारी हो चुकी है कितनी, आज 19 हो चुकी है। तो परसों को आपका क्या है, एग्जाम होना है। तो उस चीज के लिए आप सभी की तैयारी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी और हमारी क्लासेस ने आपकी बहुत सहायता की होगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उनको, और हमारे जो भारत के करंट अफेयर है या उसके संबंध में हमारे भारत के जो जीएस है उससे संबंधित जितने भी हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जिनसे भी हमारा प्रश्न बन सकता है, आप सभी के सामने वीसी क्लासेस के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारी बारी आती है किसके बारे में, उत्तराखंड से संबंधित जो प्रश्न है। तो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 1 है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नई चीफ जस्टिस है कौन। तो बच्चों, यदि मैं बात करता हूं हाईकोर्ट के बारे में तो इसका उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है, अनुच्छेद 214 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 214 में किया गया है। और भारत में कुल कितने हमारे क्या है हाई कोर्ट्स है, तो 25 हाई कोर्ट्स हैं। और हमारे इसी में क्या है, हमारा एक उत्तराखंड हाई कोर्ट है। ठीक है ना। तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है बच्चों, इसकी संरचना की यदि मैं बात करता हूं तो कुल हमारे यहाँ पर कितने हैं, 11 हमारे न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश हैं। और इन न्यायाधीशों में बच्चों एक हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 10 क्या होते हैं, अन्य इसके सदस्य होते हैं। और सभी का जो चयन है, चयन किसके द्वारा होता है, हमारे कोलिजियम प्रणाली से। ठीक है, कोलिजियम प्रणाली से। अब कोलिजियम प्रणाली से इनका क्या होता है, चयन होता है। पर इन्हें जो नियुक्त है, नियुक्त कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। और इन्हें हटाया किसके द्वारा जा सकता है, या इसी को कई स्थानों पर इंपीचमेंट भी कहा जाता है। तो हटाना किसके द्वारा होता है, हमारी संसद के द्वारा। किसके द्वारा, संसद के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। इनका कार्यकाल कितना होता है बच्चों, तो कार्यकाल आपने देखा होगा, तो हमारी इनकी 62 वर्ष की आयु कितनी होती है, 62 वर्ष की आयु। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों उत्तराखंड हाईकोर्ट के बारे में, उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो हमारे पहले हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, उनका नाम क्या था, अशोक अभेंद्र देसाई। अशोक अभेंद्र देसाई। और उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी, रितु बाहरी। कौन थी, रितु बाहरी। 2023 में इनका कार्यकाल शुरू होता है। अब बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में यानी 2025 में कौन है हमारे, श्री नरेंद्र जी। नरेंद्र जी चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इनका नाम लिख लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश। तो कौन है बच्चों, हमारे श्री नरेंद्र जी। तो हमारे मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड के कौन हो गए, नए चीफ जस्टिस कौन है बच्चों, अशोक अभेंद्र देसाई, रितु बाहरी, नरेंद्र जी। ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, सही हो चुका है। और हमारे उत्तराखंड के पहले कौन थे, तो अभेंद्र देसाई जी हैं। और पहली महिला कौन थी, रितु बाहरी है। तो हमारा एक प्रश्न का जो ऑप्शन है वो हमारा हो चुका है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जिनमें से निम्नलिखित में से उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। हरिकृष्ण रतूड़ी, इन्होंने तो गढ़वाल का इतिहास लिखा था। चंद्र सिंह गढ़वाली, इनके द्वारा क्या होता है, पेशावर कांड होता है। बद्रीदत्त पांडे, इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा। और शिव प्रसाद डबराल, इन्हें क्या कहा जाता है, चारण या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। तो बच्चों हमारे जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है, ये कौन थे बच्चों, सेनानी। ये कौन थे, सेनानी थे। तो ये उत्तराखंड के इतिहासकार न होकर सेनानी थे। इनके द्वारा क्या होता है, ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारा 23 अप्रैल 1930 को इनके द्वारा क्या हुआ था, पेशावर कांड हुआ था, पेशावर की घटना। ठीक है ना, पेशावर घटना। इनके द्वारा क्या हुआ था, निहत्थे जो हमारे आंदोलनकारी थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया गया था। इसी वजह से मैंने कल बताया था कि 23 अप्रैल को पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनके द्वारा क्या मनाने की बात की गई थी, गढ़वाल दिवस मनाने की बात की गई थी। तो किसके द्वारा कहे गए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कल प्रश्न मैंने आप सभी के सामने लेके आया था, तो ये था। और हरिकृष्ण रतूड़ी की यदि मैं बात करता हूं तो इनके द्वारा क्या लिखा गया है, गढ़वाल का इतिहास, जो इनकी पुस्तक है। ठीक है ना, तो इनकी ये पुस्तक होगी। बद्रीदत्त पांडे ने क्या लिखा था, कुमाऊं का इतिहास, तो इनकी ये पुस्तक हो गई है। और हमारे ये कौन हो गए बच्चों, चारण। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इनसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड।
खंड कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड या हमारे जो चारण है वो कौन होते हैं, हमारे शिव प्रसाद डबराल जी हो गए। और यदि मैं बात करता हूं इनकी पुस्तक के बारे में बात करूं तो इनकी पुस्तक कौन सी होगी हमारी, टिहरी का इतिहास। ठीक है, टिहरी का इतिहास, तो इनकी पुस्तक होगी। तो एक प्रश्न से आपके इतने सारे प्रश्न हमारे द्वारा क्या हो गए हैं, सही हो चुके हैं। तो हमारे गढ़वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे, हमारे सेनानी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय पुस्तक के लेखक कौन थे। प्रश्न संख्या हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। मुकुंदी लाल थे, शिव प्रसाद डबराल थे, शेखर पाठक थे, या हमारे भजन सिंह थे। तो बच्चों आर्यों का जो मूल आदि निवास है वो किसकी पुस्तक है, हमारे भजन सिंह की है। यदि मैं बात करता हूं बच्चों बैरिस्टर मुकुंदी लाल की, तो आपने इनके बारे में सुना होगा, गढ़वाल पेंटिंग्स। क्या है इनकी पुस्तक, गढ़वाल पेंटिंग्स, इनके बारे में आपने पढ़ा। और मैंने अभी जो हमारे शिव प्रसाद डबराल हैं, शिव प्रसाद डबराल के बारे में मैंने क्या कहा, इनकी पुस्तक कौन सी है, टिहरी का इतिहास। टिहरी का इतिहास। और दूसरी इनकी एक बड़ी ही प्रसिद्ध बुक है उत्तराखंड का इतिहास। इनकी बुक कौन सी है, उत्तराखंड का इतिहास, ये इनकी पुस्तक है बच्चों। ठीक है, अगला यदि मैं बात करता हूं शेखर पाठक की, तो शेखर पाठक हमारे कौन थे, उत्तराखंड में कुली बेगार नाम की इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, उत्तराखंड में कुली बेगार, ये इनकी क्या है बच्चों, पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है, हमारे शेखर पाठक की। और शेखर पाठक कौन है बच्चों, उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित जो हमारी पहाड़ नामक संस्था है, पहाड़ संस्था के क्या है, संस्थापक हैं। ठीक है बच्चों, पहाड़ संस्था के संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। कौन थे इसके संस्थापक, तो शेखर पाठक। तो हमारे आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय का जो लेखक है वो कौन है, तो श्री भजन सिंह है बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देहरादून को कौन सी रैंक प्रदान की गई थी, 62वीं रैंक, 68वीं रैंक, 69वीं रैंक, या 82वीं रैंक। तो बच्चों 24 का जो हमारा केंद्र सरकार का, आप देखते हो भारत में जो स्वच्छता सर्वेक्षण हमारा मनाया जाता है, तो उसी के साथ हमारा आपने वर्तमान में देखा होगा इंदौर शहर हमेशा टॉप पर रहता है। पिछले 8 वर्षों से ये हमारा किसमें है, टॉप में है। तो अब बारी आती है बच्चों हमारे उत्तराखंड का जो जिला है या हमारी राजधानी हम कहें देहरादून, तो देहरादून को बच्चों 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 62वां स्थान प्राप्त हुआ था। और यदि मैं बात करता हूं 2023 की बात करता हूं, तो 2023 में बच्चों इसे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 68वीं रैंक थी। इसकी रैंक पूछ रहे हैं ना, हाँ 68वीं रैंक थी। और 2022 में बच्चों ये हमारी कौन सी थी, 69वीं रैंक। और 2021 में हमारी कौन सी थी बच्चों, 82वीं रैंक थी। तो इस कदर जो हमारा गढ़वाल, जो हमारा देहरादून है वो क्या कर रहा है, रैंक में आगे बढ़ रहा है, उभरता हुआ राज्य है। ठीक है ना, तो अच्छा हमारे यहाँ पर रैंक प्रदर्शन कर रहा है। अगला पूछ रहा है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए क्या नाम प्रयुक्त किया गया है, केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इन जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इनसे तो सभी आप अनभिज्ञ होंगे, आप सभी को पता होगा कि कौन सा इसका उत्तर हो सकता है। तो स्कंद पुराण की यदि मैं बात करता हूं, तो स्कंद पुराण में आपको 2 खंड मिलते हैं। ठीक है ना, तो उसमें आपको एक नाम सुनने को मिलता है आपको केदारखंड, और दूसरा नाम सुनने को मिलता है आपको क्या, मानसखंड। क्या सुनने को मिलता है, मानसखंड। यदि मैं बात करता हूं बच्चों केदारखंड की बात करूं, तो केदारखंड हमारा कौन सा जाना जाता है, तो गढ़वाल। और यदि मैं बात करता हूं मानसखंड की, तो ये किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा कुमाऊं। तो इन चीजों से तो आप परिचित होंगे ही। तो प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए तो क्या कहा जाता है, केदारखंड कहा जाता है। और ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, हमारे कुमाऊं के लिए। और यदि मैं बात करता हूं हिमवंत की, तो हमारे जो बौद्ध साहित्य है ना, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड का वर्णन, उत्तराखंड का नाम क्या मिलता है बच्चों, हमें हिमवंत मिलता है। तो आपका ए ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये रैंक वाला बच्चों जरूर से याद कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी मतलब क्या है कि रचना किसकी है, कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम रचना के पौड़ी के कर्णवाश्रम में की थी। ठीक है जी, पौड़ी में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर है। आपने सुना होगा जो हमारा मालिनी नदी के तट पर जो हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना है कालिदास के द्वारा की गई थी। और यहीं पर क्या होता है बच्चों, हमारे जो दुष्यंत और शकुंतला नाम के 2 थे, उनके प्रेम प्रसंग के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है, किसके, दुष्यंत और शकुंतला।
दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानियों से क्या था, उसका संबंध था। तो ये तो इसका एक ऑप्शन हो गया। और इन्हीं के पुत्र का नाम क्या था, तो उसका नाम था भरत। और भरत के नाम पर ही हमारे वर्तमान भारत का क्या हुआ है, नाम पड़ा हुआ है। यमुना नदी, यमुना यदि मैं बात करूं यमुना के बारे में, तो यमुना का उद्गम स्थल क्या हो गया, बंदरपूछ यमुनोत्री। भागीरथी का क्या हो गया, हमारा गंगोत्री का गोमुख हो चुका है। अलकनंदा का क्या हो चुका है बच्चों, सतोपंथ ताल हमारे चमोली में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, किस वर्ष हुई, ये इसका सही हो जाएगा। किस वर्ष हुई थी, 1911 में हुई, 1919 में हुई, 1995 में हुई, या 1912 में हुई। तो बच्चों, जब हमारे उत्तराखंड में कांग्रेस पहुंचाने की बात की जा रही थी और उत्तराखंड को स्वतंत्र करने की बात की जा रही थी, तो उसी क्रम में क्या होता है, वर्ष 1912 में हमारे कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, और उसी के बाद यदि मैं बात करूं गढ़वाल कांग्रेस की, तो 1918 में किसकी स्थापना होती है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा वहां और उनके सहयोगियों के द्वारा क्या होता है, गढ़वाल में इसकी स्थापना होती है 1918 में। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है हमारे बच्चों, 1912 में होती है। और यदि मैं बात करूं जो हमारा जो कुमाऊं परिषद है, उसकी स्थापना कब होती है, हमारी कुमाऊं परिषद की, इसकी स्थापना होती है बच्चों 1916 में। ठीक है, फिर इसके अधिवेशन चलते हैं, पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, पहला अल्मोड़ा में, दूसरा हल्द्वानी में, तीसरा हमारे कोटद्वार में। तो इस तरीके से हमारे इसके अधिवेशन चलते हैं। बाद में इसका मर्जर किसमें हो जाता है, फाइनली हमारे कांग्रेस में हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 1912, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो गढ़ केसरी के नाम से, देखिए बच्चों उपनाम भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। गढ़ केसरी, कुमाऊं केसरी किन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे सुमित्रानंदन पंत जी का नाम कहा जाता था, हमारा उनका नाम था गुसाई, या जो हमारे उनको गुसाई कहा जाता था ना, तो गुसाई या सौ किसको बोला जाता था, सुमित्रानंदन पंत को। तो आपका यहाँ पर क्या है कि हमारे उपनाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो गढ़ केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। और कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो किसे जाना जाता है बच्चों, हमारे बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी। और इनकी पुस्तक के बारे में आपने अभी पढ़ा है, कौन सा है, कुमाऊं का इतिहास। तो जो इन्होंने अपने जेल काल में, जब ये जेल में थे उस समय इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है ना बच्चों। अगला हमारे उत्तराखंड के वयोवृद्ध, उत्तराखंड के वयोवृद्ध, ओल्ड मैन ऑफ उत्तराखंड, वयोवृद्ध, या उत्तराखंड के गांधी, उत्तराखंड के गांधी। ठीक है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध थे, अपने केदार नृत्य के लिए। ये प्रसिद्ध किसके लिए थे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अभी हमें याद आ गया। क्या है, केदार नृत्य के लिए प्रसिद्ध, क्या थे, केदार नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। 1957 में इनके द्वारा जब हमारा गणतंत्र दिवस था, तो उस समय उस नृत्य को प्रस्तुत किया गया था। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, हमारे खतलिंग ग्लेशियर की खोज, खतलिंग ग्लेशियर आपने नाम सुना होगा ना, कहां है खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी गढ़वाल में। तो टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर के खोजकर्ता भी कौन है, वयोवृद्ध इंद्रमणि बडोनी। और गुमानी पंत किस राजा के दरबार में थे, तो हमारे गुमान सिंह, गुमान सिंह के क्या थे, दरबारी कवि। ठीक है, इनको नाम भी क्या दिया जाता है, गुमानी पंत। तो एक प्रश्न से इतने आपके प्रश्न बन चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, क्या प्रश्न है, वीरभद्र, अच्छा हमारे इसके पुराने नाम, और ऋषिकेश इसका नवीन नाम, गोविशाण काशीपुर को कहा जाता था, मोरध्वज कोटद्वार को कहा जाता था, कालो का डांडा टिहरी को नहीं कहा जाता था। ये किसको कहा जाता था बच्चों, हमारे पौड़ी का जो कालो का डांडा लैंसडाउन है ना, उस क्षेत्र को कहा जाता था। इसको आप क्या कह सकते हो, पौड़ी या लैंसडाउन। तो लैंसडाउन का क्या है, पुराना नाम। तो यहां पर आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोटद्वार, कोटद्वार किस नदी के किनारे पर है, तो खोह नदी के किनारे पर, खोह नदी के तट पर। ठीक है ना, तो कोटद्वार के बारे में ये हो गया। और यहीं पर मैंने आपसे परसों बताया था
1941 में GMOU, कुमाऊं गढ़वाल मोटर्स ओनर्स लिमिटेड, तो इसकी क्या होती है यहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका, यहाँ पर जो बसेस चलती है ना, इसके बारे में आपको बताया है। ठीक है ना बच्चों। ऋषिकेश हमारा क्या है, योग नगरी। ठीक है, गंगा नदी के तट पर है, योग नगरी है, कहां पर है, हमारे देहरादून जिले में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमनद यानी इसी को बोला जाता है ग्लेशियर, ग्लेशियर से नहीं निकलती है? यमुना नदी, अलकनंदा नदी, कोशी नदी या मंदाकिनी नदी? तो हमारा जो, यदि मैं यमुना की बात करता हूं तो इसका जो उद्गम स्रोत है बच्चों कहां होता है, हमारा यमुनोत्री कांठा ग्लेशियर या यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया। यदि मैं बात करता हूं अलकनंदा की, तो सतोपंत ताल के पास में जो हमारे ग्लेशियर हैं उनसे निकलती है, सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी, अलकनंदा नदी। पर कोशी नदी कहां से निकलती है बच्चों, हमारे घाट पानी धार पानी धार से निकलती है हमारी, क्या, कोशी नदी निकलती है। ये हमारी क्या है, मध्य हिमालय की नदी, मध्य हिमालय की नदी। अब मध्य हिमालय में ग्लेशियर थोड़ी होते हैं, फिर मध्य हिमालय की नदी कौन सी है, हमारी कोसी नदी है। और मंदाकिनी कहां से निकलती है बच्चों, मंदरांचल पर्वत, मंदरांचल पर्वत कहां है, हमारे केदारनाथ में, मंदरांचल पर्वत। ठीक है, तो किसका उद्गम होता है, मंदाकिनी का। ठीक है, मंदाकिनी हमारी कहां चलती है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल है? आंतरिक ग्रह, अच्छा बच्चों, आंतरिक ग्रह की यदि आप बात कर रहे हैं तो आंतरिक ग्रह में हमारा सबसे पहले बात हम किसकी कर रहे हैं, सौर परिवार की। तो उसमें क्या, बुध शुक्र पृथ्वी अरुण, क्या ये होगा, शुक्र पृथ्वी मंगल वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, अरुण वरुण शनि बुध। तो यदि मैं बात करूं बच्चों आपसे हमारे सौर परिवार की, तो सबसे पहले तो क्या आता है बच्चों, सूर्य आता है। आपने ये तो देखा होगा कि सूर्य या हमारा सौर परिवार का क्या है, सबसे प्रधान या हमारा केंद्र बिंदु है। फिर उसके बाद जो ग्रह आता है बच्चों, सबसे छोटा, सूर्य के सबसे क्लोज हमारा क्या हो गया, बुध, इसी को क्या बोला जाता है, मरकरी। मरकरी के बाद क्या आता है बच्चों, शुक्र, शुक्र को क्या कहा जाता है, वीनस, सुबह का और भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन। इसके बाद कौन सा ग्रह आता है, हमारा पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद कौन सा आता है, हमारे जो नीला ग्रह है या हमारा जो 70% जल से घिरा हुआ हमारा ग्रह है, कौन सा है, अर्थ। और उसके बाद क्या आता है बच्चों, हमारा मंगल। कौन सा ग्रह आता है, मंगल आता है। मंगल के बाद हमारा आ जाता है बच्चों एस्टेरॉइड बेल्ट, क्या आ जाती है हमारी, एस्टेरॉइड बेल्ट आ जाती है। ठीक है, एस्टेरॉइड का जो बेल्ट आ जाता है इसके बीच में। फिर उसके बाद हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद क्या आ जाता है बच्चों, इसके बाद आता है हमारा बृहस्पति। क्या जाता है, बृहस्पति, सबसे बड़ा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा, तो बृहस्पति। ठीक है बच्चों, कौन सा ग्रह है हमारा, बृहस्पति। ठीक है, इसको जरा सा समझ लेते हैं, कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। अब जब हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं, बृहस्पति के बाद क्या आता है बच्चों, हमारा शनि। ठीक है, सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला। शनि के बाद क्या आता है बच्चों, अरुण। अरुण के बाद क्या आता है बच्चों, वरुण। ठीक है, जुपिटर, जुपिटर के बाद हमारा क्या आता है, सैटर्न आता है। सैटर्न के बाद हमारा यूरेनस आता है, देन हमारा नेपच्यून आता है। ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, बृहस्पति हो गया। अब इसी क्रम को देखते हुए यदि मैं बात करता हूं, जो ये हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट है, इससे अंदर के जितने भी ग्रह हैं, ये 4 ग्रह कौन कौन से, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, आंतरिक ग्रह। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, टेरेस्टेरियल प्लैनेट, टेरेस्टेरियल प्लैनेट। ठीक है, और उसी के बाद आगे के जो हमारे ग्रह हैं, इनको क्या बोला जाता है बच्चों, हमारे बाह्य ग्रह, या इन्हीं को बोला जाता है एक्सटर्नल प्लैनेट। ठीक है, ये तो हो गए हमारे एक्सटर्नल प्लैनेट। अब उसके बाद इनमें से जो 2 ग्रह हैं, शुक्र और हमारा अरुण, इन दोनों को क्या है बच्चों, जैसे और ग्रह हमारे कहां से कहां को घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, पर इनका जो रोटेशन है वो कहां से कहां को है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। तो इन दोनों का क्या है, हमारा विपरीत चक्कर होता है जो अन्य होते हैं उनकी अपेक्षा। ठीक है, और उसके बाद यदि मैं आपसे बोलता हूं, जो हमारे ये बृहस्पति और शनि है, बृहस्पति और शनि, इनको क्या बोला जाता है बच्चों, गैसीय ग्रह। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो अरुण और वरुण है, इनको क्या बोला जाता है बच्चों, बर्फीले ग्रह, बर्फीले ग्रह, इनको बोला जाता है आइस जाइंट, इसको बोला जाता है गैस जाइंट। तो गैस के गोले बृहस्पति और शनि, और हमारे जो बर्फीले गोले हैं, आइस के गोले हैं, हमारे अरुण और वरुण है। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे प्रश्न पूछा है, अब आप इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल कौन सा है,
अरुण है, वरुण है, शनि या बुध? नहीं भी, अरुण तो होगा नहीं, बुध भी हमारा सॉरी अगला हमारा वरुण होगा नहीं, सैटर्न होगा नहीं, पर बुध होगा। तो हमारा बुध होगा, शुक्र भी होगा, पृथ्वी भी होगी, मंगल भी होगा। तो ऑप्शन सी इसका यहीं पर क्या हो चुका है, हमारा सही उत्तर हो चुका है। बाकी अन्य को देखने की आवश्यकता नहीं है, समय की कमी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? व्हेन इज द शॉर्टेस्ट डे इन इंडिया? तो बच्चों यदि मैं भारत की बात करूं या हमारे उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या होता है? नदन हेमिस्फीयर। ठीक है, नदन हेमिस्फीयर की यदि मैं बात करता हूं तो आप जब पृथ्वी को देखते हैं बच्चों, पृथ्वी में एक तो होता है हमारा क्या, 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। फिर एक तो होता है हमारा क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर होती है। ठीक है, और हमारा एक तो होता है हमारा क्या बच्चों, मकर रेखा। जो मकर रेखा का होता है 23.5 डिग्री दक्षिण पर, ये उत्तर में होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जब हमारा सूर्य का प्रकाश, जब हमारा सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है, कर्क रेखा पर जब सूर्य का रेखा लंबवत पड़ता है, सूर्य का प्रकाश लंबवत परपेंडिकुलरली पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो हमारे यहां पर क्या होता है, सबसे बड़ा दिन। ठीक है, अगर यहां सबसे बड़ा दिन होगा तो वो दिन कौन सा होता है बच्चों, 21 जून का। अब यहां पर सबसे बड़ा दिन है, सूर्य का प्रकाश लंबवत हमारी कर्क रेखा पर पड़ रहा है, तो मकर रेखा में उस दिन क्या होगा, सबसे छोटी रात। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि मैंने कहा सूर्य हमारी अपने स्थिति से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है ना, इस तरीके से, तो सूर्य का प्रकाश जब हमारा लंबवत इस पर पहुंचता है, हमारे कर्क रेखा पर पहुंचता है, तो अपने आप ही हमारा सूर्य का प्रकाश दक्षिणी ध्रुव से हट जाएगा, है कि नहीं है। इसको ऐसे समझिए, यदि मैं पृथ्वी को सीधा न बताकर पृथ्वी को बोलता हूं कि अपने जो अक्ष है, अपना जो तल है, इस तल पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, और मैंने कहा अगर ये झुकी हुई है बच्चों, तो इसका जो प्रकाश है वो अपने अक्ष पर, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है, ठीक है नहीं है, एक अपने अक्ष पर गोल घूम रही है, उसके साथ वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, परिक्रमण कर रही है, घूम रही है, ठीक है ना। वो क्या कर रही है, उसके साथ रिवॉल्यूशन कर रही है। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों के दोनों काम करने वाला कौन है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी जब इस तरीके से क्या करती है, एक बार जब उसका जो अक्ष होता है, आप एक बार ऊपर की ओर देखें तो यहां पर सूर्य का प्रकाश तेज पड़ रहा है, तो जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर तेज पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, हमारे यहां पर समर सॉलिस्टिक, या उसी को क्या बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव में हमारा कर्क रेखा पर आयनांत, कर्क आयनांत बोला जाता है, इसी को बोला जाता है क्या, सोलर सॉलिस्टिक। ठीक है, गर्मी होती है यहाँ हमारे, जून को गर्मी होती है ना, तो सबसे बड़ा दिन होता है, और इसी वजह से हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर पर क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और यदि मैं बात करता हूं विषुवत रेखा पर जब हमारा प्रकाश पड़ता है, तो ये 2 दिन पड़ता है। एक तो पड़ता है बच्चों 21 मार्च को, दूसरा पड़ता है 23 सितंबर को। ठीक है, सूर्य का प्रकाश एक बार यहां पड़ेगा, तो फिर दक्षिण की ओर जब सूरज आएगा तो उस समय क्या होगा, हमारा प्रकाश एक बार फिर से इसमें पड़ेगा, और जब दक्षिण से उत्तर की ओर आएगा फिर एक बार पड़ेगा, तो एक बार हमारा ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मकर, जो विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत, ठीक है, परपेंडिकुलर कितने बार होता है, तो 2 बार होता है। अभी 2 बार कौन होता है, एक बार 21 मार्च में, एक बार 21 सितंबर में। फिर उसके बाद बच्चों हमारे यहाँ पर दिन छोटे होने लगते हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है वो प्रकाश दक्षिण की ओर जाने लगता है, कहां तक, मकर रेखा तक। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, कैप्रिकॉन। ये है कैप्रिकॉन, ये क्या है, कैप्रिकॉन, और ये क्या है हमारा कैंसर। ठीक है, तो जब यहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, वो दिन कौन सा होता है हमारा, 22 दिसंबर का। आपने देखा होगा 22 दिसंबर के बीच में हमारी जो रातें होती है वो कितनी बड़ी होती हैं। इसका मतलब सूर्य का प्रकाश हमारा कर्क रेखा पर न पड़कर किस पर पड़ रहा है, मकर रेखा पर पड़ रहा है। और इस दिन हमारे क्या होगा, उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ी रात, सबसे छोटा दिन होता है। सर्दी होती है ना हमारे यहाँ पर, तो इस दिन क्या होता है 22 दिसंबर को, ध्यान से समझिएगा इसको मैं क्या बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये समझ में कई सारे बच्चों के नहीं आता है। ठीक है ना, तो इस दिन क्या होता है, कहा मैंने, हमारा उत्तरी ध्रुव में या उत्तरी गोलार्ध में, या भारत में कह लो, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन। और उसी सापेक्ष में यदि मैं ये मकर रेखा की बात करता हूं या हम ये कैप्रिकॉन की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, सबसे बड़ा दिन कहां पर, जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है ना, सबसे बड़ा दिन।
ठीक है, सबसे बड़ा दिन कहां होगा? हमारे दक्षिणी गोलार्ध में, जो साउथ हेमिस्फीयर है यहां पर। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट मैंने आपको सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास किया। इसको इस तरीके से भी आप ले सकते हैं कि जैसे आप बीच में आपने सन लिया हुआ है, सूर्य इस तरीके से क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी जब घूम रही है बच्चों, तो हमारा एक बार पृथ्वी यहां पर होगा, एक बार यहां पर होगा, एक बार यहां पर होगा, एक बार यहां पर होगा। ये कौन है? पृथ्वी है। जब सूर्य का प्रकाश हमारा विषुवत पर पड़ रहा है, वो दिन कौन सा है? एक बार तो 21 मार्च है। फिर उसके बाद जब कर्क रेखा पर पड़ रहा है, तो कर्क रेखा पर पड़ने वाला दिन कौन सा हो गया हमारा? 21 जून हो चुका है। फिर उसके बाद सूर्य फिर नीचे की ओर जाना शुरू करता है, तो ये कहां पर पड़ गया? फिर से विषुवत पर पड़ गया। जब विषुवत पर पड़ रहा है, तो ये कौन सा दिन हो गया हमारा? 23 सितंबर का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये विषुवत से फिर दक्षिण की ओर जा रहा है, और जिस दिन हमारा कहां पर पहुंच गया? मकर पर पहुंच गया। तो वो दिन कौन सा होता है बच्चों? तो 22 दिसंबर का होता है। और इस 22 दिसंबर को हमारा उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा क्या होगा? रात हो जाएगी, और यहां दिन सबसे बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को मैं समझाने का प्रयास कर पा रहा हूं। तो आपने इसकी तैयारी की होगी। तो इस प्रश्न को देखते हुए हमारे इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ऑब्वियस है कि किस दिन होगा? हमारे 22 दिसंबर को होगा। और 21 जून को उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है। और हमारा 23 सितंबर को क्या होता है? हमारे यहाँ पर जो इक्विनॉक्स है, इसी को बोला जाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? इक्वेटर पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ना। समझ में आ रहा होगा? तो फिर उसके बाद हम कह रहे हैं 21 मार्च को, तो इस दिन भी इक्विनॉक्स होता है। तो साल में 2 बार इक्विनॉक्स होता है। ठीक है ना? विषुवत पर सूर्य का प्रकाश 2 बार पड़ना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कॉन्सेप्ट भी ज्योग्राफी का अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है ना? तो आप उम्मीद करता हूं मैं समझ गए होंगे। पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पृथ्वी की परतों का धरातल पर केंद्र की ओर सही क्रम है क्या है? निफे है, सीमा है, या सियाल है? तो बच्चों, इसी क्रम को यदि मैं बात करता हूं आपके सामने, मैं यदि प्रस्तुत करता हूं किसको? हमारी पृथ्वी को। किसको प्रस्तुत करता हूं? हमारी पृथ्वी को। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना? इस पृथ्वी में बच्चों आप ये मान के चलिए कि इस पृथ्वी का यहां पर आप लोग खड़े हैं, यहां पर आप लोग खड़े हैं, ठीक है? तो इसको बोल दिया मैंने क्या? लिथोस्फेयर। इससे मैं केंद्र की ओर जा रहा हूं, पृथ्वी के सेंटर की ओर जा रहा हूं। तो पृथ्वी के सेंटर की ओर जाते हुए हम एक बाइट ले लेते हैं, छोटा सा। पिज्जा आपने देखा होगा, पिज्जा का बाइट करता है ना, तो उस तरीके से समझ लीजिए कि इसको मैं एक तरीके से निकाल लेता हूं। तो जब मैं इसको निकालता हूं बच्चों, तो आप कहेंगे सर पृथ्वी पर जब हम ऊपर से नीचे की ओर गड्ढा करेंगे, तो गड्ढा करते करते कहां कहां तक जाएंगे? पर जब आप स्थल भाग को देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम क्या? क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको बोला जाता है क्या? लिथोस्फेयर। क्या बोला जाता है? लिथोस्फेयर कहा जाता है। क्रस्ट के बाद क्या आता है बच्चों? तो यहां पर आता है हमारा क्या? मेंटल। क्या आता है? मेंटल। मेंटल के बाद जब केंद्र बिंदु होता है यहां पर 6900 कुछ किलोमीटर के आसपास, यहां पर इसका केंद्र का जो त्रिज्या रहती है पृथ्वी की, तो यहां पर आता है बच्चों क्या? कोर। इसको बोला जाता है सूर्य का केंद्र। तो यहां पर मैंने कहा कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है केंद्र की ओर जो परतों में हमारा जो ये मेटल जो हमारे पाए जाते हैं हमें, ये कौन कौन सा है? तो सबसे ऊपर पर सबसे पहला आता है बच्चों हमारा, इसमें अब ले लेते हैं हरा। तो सबसे पहले आता है बच्चों यहां पर हमारा पहली परत आती है हमारी यहां पर क्या? सियाल। ठीक है ना? इसमें बोला जाता है सियाल, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दोनों के दोनों हमको कहां मिलते हैं? क्रस्ट में मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सियाल के बाद क्या आता है बच्चों? हमारा आता है क्या? सियाल के बाद आता है सीमा। सियाल के बाद क्या आता है? सीमा। तो सीमा में क्या आता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम आता है। फिर उसके बाद आता है बच्चों कोर। कोर में क्या आता है बच्चों? इसे बोलते हैं हम निफे। तो निफे में क्या होता है? निकिल और आयरन। तो इस तरीके से हमारा पहला क्रम किसका होगा? सियाल का। दूसरा क्रम किसका होगा? सीमा का। तीसरा क्रम किसका होगा? निफे का। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या होगा? 3 2 सियाल, सीमा, निफे। 3 2 1, 3 2 1। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सियाल, सीमा, निफे, इस तरीके से जो हमारे धातु होते हैं ना, ये धातुओं के पाए जाने का क्रम है। आप जब क्रस्ट को पढ़ते हैं, फिर मेंटल को पढ़ते हैं, फिर कोर को पढ़ते हैं, इसके बीच की डिसकंटिन्यूटीज को पढ़ते हैं, कॉनरेडो, इन लोगों को, इनको पढ़ते हैं आप जब डिसकंटिन्यूटीज को, तब आपको ये चीजें पता चलती है। ठीक है बच्चों, अब अगला हमारा प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही कीजिए। क्या पूछ रहा है? दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी क्या है? एशिया की सर्वोच्च चोटी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की क्या है? और अंटार्कटिका की क्या है? तो इस क्रम को बढ़ाते हुए हम सबसे पहले कहते हैं
कि हमारा जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का जो हमारा बिंदु है वो कौन सा है, माउंट एकांगुआ है। और यदि मैं बात करता हूं आपसे एशिया का माउंट एवरेस्ट है, ये आप सभी को पता होगा। और यदि मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है, माउंट कोशियास्को। और हमारा जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका का क्या है, माउंट विंशप मैसिफ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और माउंट एवरेस्ट इवन हमारे जो एशिया है या विश्व है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8,848। अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो शहर किस झील के किनारे पर स्थित है, सुपीरियर, अथाबास्का, मिशिगन या विनिपेग। तो जब आप बात करते हैं बच्चों, हमारा जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में बच्चों आपने देखा होगा कि इस तरीके का कुछ आप लोगों को डायग्राम मिलता है। ठीक है ना, ठीक है, इस तरीके का हमारे यहाँ पर आपको सिनेरियो मिलता है। और इस सिनेरियो में आपको क्या पता चलता है कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप देखते हैं, जैसे आपने देखा कनाडा और सेकंड देखा आपने यूएसए, इसके बाद आप देखते हैं मैक्सिको। तो हमारा कनाडा और हमारा यूएसए के बीच में हमारे पास क्या है बच्चों, 5 ग्रेट लेक्स एरिया। उन 5 ग्रेट लेक्स एरिया में कौन कौन सा आता है, एक तो आप सुनते हैं क्या, सुपीरियर, दूसरा आप सुनते हैं क्या, मिशिगन, तीसरा आप सुनते हैं एरी, ह्यूरॉन, ओंटारियो। तो 5 तरीके की आपको वहां पर सुपर लेक आपको मिलने को मिलती है। ठीक है, और उन्हीं में यदि मैं आपसे बोलता हूं कि जो मांस मंडी है, विश्व की मांस मंडी कहा जाता है किसे, शिकागो को। तो शिकागो को क्या कहा जाता है, विश्व की मांस मंडी। ठीक है, ये कौन सी होगी हमारे, शिकागो। तो शिकागो किस नदी के तट पर है, तो ये हमारी झील, किस झील के तट पर है, तो मिशिगन झील के तट पर है, मिशिगन झील के तट पर है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन सी सही हो गया। विश्व के मीठे पानी का जो स्रोत है, मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील का मतलब क्या हो गया सर, जब आप देखते हैं फ्रेश वाटर लेक, जिस पानी को आप पी सकते हैं, जिस पानी का यूज आप अपने कंजम्पशन के लिए कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा फ्रेश वाटर लेक कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, और ये बाकी हमारी जो झीलें हैं अथाबास्का, ये हमारी कनाडा में है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, कनाडा की कैपिटल क्या है बच्चों, ओटावा। और यहाँ के अभी नवीनतम जो पीएम चुने गए हैं उनका नाम है मार्क कोनी। क्या नाम है, मार्क कोनी। अगला मैं आपसे बात करता हूं यूएसए की, तो यूएसए की जो हमारी कैपिटल है बच्चों वो क्या है, वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के जो वर्तमान अभी राष्ट्रपति हैं 47वें क्रम के, नाम क्या है उनका, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और यहाँ के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, हमारी जेडी वेंस, जेडी वेंस है। अगला बात करता हूं, इसके नीचे पर आता है हमारा मैक्सिको। तो मैक्सिको की जो कैपिटल है बच्चों उसका नाम क्या है, हमारा मैक्सिकन सिटी, मैक्सिकन सिटी। क्लियर हो गया। तो यहां पर हम बात किसके बारे में करते हैं, मैक्सिकन सिटी की। तो यहां पर हमारा ये हमारा कुछ नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के बारे में हो गया। और यहां पर है बच्चों अलास्का। ठीक है, अलास्का यूएसए का एक पार्ट है। तो यहां पर अभी हमारे जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं कौन, व्लादिमीर पुतिन, और यूएसए के जो हमारे प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में जो डिस्कशन हुई थी कुछ दिनों पहले, आपने देखा होगा वो कहां पर हुई थी, अलास्का में। अलास्का किसका भाग है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का। माउंट एकांगुआ इसकी, जो माउंट डेनाली है इसकी क्या है, सबसे बड़ी चोटी है, जो मैंने अभी आपको बताया। अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमिलित कथन का चयन कीजिए, जो इसमें सही नहीं है उसका चयन करना है। तो एक साइड तो हो गया हमारा क्या, देश, एक साइड क्या हो गया, देश हो गया। दूसरी साइड क्या होगी, उसकी राजधानी होगी। यदि मैं बात करता हूं बच्चों, मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा या कैरो, ये सभी को पता होगी। लीबिया की कैपिटल क्या है बच्चों, हमारी रबात है, नहीं, लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। क्या है, त्रिपोली। तो ये यहां पर गलत हो गया। बोत्सवाना की क्या है, गैबोरोन। अगला क्या है, जिम्बाब्वे की हरारे। तो ऑप्शन क्या सही हो गया इसमें, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इंडो सांको सचर जोन स्थित है ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के मध्य में, महान हिमालय व लघु हिमालय के मध्य में, लघु हिमालय व बाह्य हिमालय के मध्य में, बाह्य हिमालय व उत्तरी विशाल मैदान के मध्य में। तो बच्चों चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है हिमालयों का, उस स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो सबसे पीछे जो हमारा जो आता है उसका नाम क्या है, हमारा ट्रांस हिमालय। ये कौन सा हो गया हमारा, ट्रांस
हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय के बाद क्या आता है बच्चों हमारा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद क्या आता है बच्चों मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय। मध्य हिमालय के बाद क्या आता है बच्चों शिवालिक। ठीक है, इस शिवालिक के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है दून कहा जाता है। इसके बाद बच्चों आपका जो क्षेत्र आता है वो होता है आपका क्या भाबर। पथरीला जो जमीन होती है ना उसको कहा जाता है भाबर। और भाबर के बाद जब आप नीचे की ओर आते हैं तो आपको मिलता क्या है मैदान। मैदान में आपको जलोढ़ मृदा मिलती है। ठीक है, तो आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की यदि मैं बात करता हूं तो 3 भाग में बटा रहता है। कौन कौन सा? एक तो होता है काराकोरम, क्रम भी याद हो। दूसरा आपका लद्दाख, तीसरा आपका जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो यदि मैं बात करता हूं आपसे ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, इसको बोलते हैं महान हिमालय। ठीक है, तो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच का जो भाग होता है इसको क्या बोला जाता है बच्चों इंडो सांगपो सचर जोन। सचर जोन। आप ध्यान से सुन के इसको लिखे। ठीक है, अगर किसी को राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो वो मेरी बातों को ध्यान से सुनकर उनको लिख सकता है। तो ये क्या हो गया ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है इंडो सांगपो सचर जोन। अगली बारी मैं बात करता हूं महान हिमालय और मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, मिड हिमालय, इसके बीच का जो क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चों तो इसको कहा जाता है एमसीटी। इसी को क्या कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट या इसी को हिंदी में अगर हम कहें तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश। क्या कहलाता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ठीक है, अगला मैं बात करता हूं मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का जो क्षेत्र क्या कहलाता है ये वाला मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का जो क्षेत्र क्या कहलाता है MBF। ठीक है, मुख्य सीमा भ्रंश। सीमा भ्रंश। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और यहां पर शिवालिक और मैदान के बीच में जो हमारा क्षेत्र आता है बच्चों इसको बोला जाता है HFT, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। क्या बोला जाता है हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट बोला जाता है। तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछ कौन सा रहा है बच्चों आपसे प्रश्न पूछ रहा है इंडो सांको सचर जोन किन दोनों के मध्य में स्थित है। तो इंडो सांको सचर जोन किसके मध्य में स्थित है जैसा कि आपको अभी बताया मैंने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। ऑप्शन ए इसका क्या हो गया सही हो गया। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या होता है हमारा यहां पर होता है हमारा क्या MCT। लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच में क्या होता है हमारा MBT। ठीक है, और बाह्य हिमालय और उत्तरी विशाल मैदान के बीच में क्या होता है HFT। उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हमारा क्या है सत्य है असत्य है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं ये तो हो गया हिमालय। दूसरा क्या हो गया इसकी लंबाई। ठीक है, पंजाब हिमालय को की जो चौड़ाई है। अच्छा, तो चलिए इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप सभी को एक बार भारत के नक्शे की ओर ले जाया जाए। तो आपने देखा होगा भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर हमारा सिक्किम है। देन फाइनली इसको इस तरीके से दोबारा लेते हैं। इस तरीके से हमारा भारत है। ठीक है, ये ज्यादा ही बेकार हो जा रहा है। ये इस तरीके से हमारा भारत हो गया, ये तिब्बत हो गया, ये हमारा पूर्वांचल हो गया, ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा भारत कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, आपको ध्यान देना है इधर। तो यहां आपको मैं बताऊं तो यहां निकलती है हमारी क्या सिंधु नदी इस तरीके से। सिंधु के बाद यहां से निकलती है हमारे हिमाचल प्रदेश से सतलुज नदी। यहां से निकलती है बच्चों काली नदी। यहां निकलती है सिक्किम के पास में तिस्ता नदी। यहां निकली हमारी ब्रह्मपुत्र या सांगपो नदी। इनका नाम एक बार लिख लेते हैं। चलिए लिखिए मेरे साथ लिखिए। ये कौन सी नदी होगी सिंधु नदी। ये कौन सी नदी होगी बच्चों सतलज नदी। ठीक है, सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। इसके बाद कुमाऊं हिमालय के बीच में यहाँ पर क्या होगी बच्चों काली नदी। काली नदी के बाद कौन सी नदी आती है बच्चों ये कौन सी होगी तिस्ता नदी। तिस्ता नदी के बाद हमारे पूर्व में यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करने वाली नदी क्या हो गया तिब्बत में तो इसको क्या बोलते हैं सांगपो या इसी को भारत में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र। क्लियर हो गया। तो ये जब भारत में प्रवेश करती है तो हिमालय का विभाजन किया गया सिडनी बुराड के द्वारा। ठीक है ना, प्रादेशिक विभाजन करता कौन है सिडनी बुराड।
अब सिडनी बुराड ने कैसे किया, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है बच्चों, तो कश्मीर हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, किससे लिखें, इससे लिखते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। इसके बाद सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय के बाद हमारा काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय में तिस्ता के बाद हमारी कौन सी आती है, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, या इसी को क्या बोला जाता है, असम हिमालय। ठीक है, सबसे बड़ा हिमालय यदि आपसे पूछता है तो कौन सा है, हमारा नेपाल हिमालय, जिसकी कितनी चौड़ाई है, 800 किलोमीटर। असम हिमालय की कितनी है, 720 के आसपास किलोमीटर के आसपास है। अगले बारे में यदि मैं बात करता हूं, हमारा जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय की कितनी है, 560 किलोमीटर। इसकी कितनी है बच्चों, 560 किलोमीटर चौड़ाई है। और कुमाऊं हिमालय की कितनी है, तो 320 किलोमीटर के आसपास है, 360 के आसपास कुछ इसकी किलोमीटर की क्या है, चौड़ाई है। सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है हमारा चौड़ा, नेपाल हिमालय। और किस हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंट एवरेस्ट, तो नेपाल हिमालय। ठीक है ना बच्चों, माउंट एवरेस्ट। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सीधा कुमाऊं हिमालय, जो कि कितनी है हमारे 420, इसकी जगह पर कितना होना चाहिए था, 320 किलोमीटर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आपका सही उत्तर हो गया। सबसे बड़ा हिमालय कहाँ हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे ऊंची चोटी इसकी हो गई, तो हमारा क्या हो गया, और किन दो नदियों के बीच में है, तो हमारा काली और तिस्ता के बीच में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था। ये हमारे जो वर्तमान में हमने जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखा था, जो हमारा यदि आप एक हिसाब से देखें, पहलगाम का हमला हुआ था। पहलगाम का हमला कब होता है, हमारे 22 अप्रैल को। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने क्या था, सिंधु जल समझौते को खारिज कर दिया था। आपने देखा होगा, सुना होगा। तो ये सिंधु जल समझौता हुआ कब था, तो बच्चों ये होता कब है, 1960 में। कब होता है, 1960 में होता है। तो ये 1960 में होता है, तो किसके किसके मध्य में होता है, तो ये होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और इसका मध्यस्थता कौन करता है, मतलब इसमें जो बीच में ये करवाने वाला था वो कौन था, तो मध्यस्थता करवाने वाला हमारा विश्व बैंक। कौन था, विश्व बैंक था। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, कौन कौन सी, इसमें कहा गया जैसे सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों नदियों का जो 80% जल का प्रयोग है, 80% जल का प्रयोग ये कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। और इसका बचा हुआ जो 20% है उसका प्रयोग कौन करेगा, तो भारत करेगा। ठीक है, ये था जल का भाग। और उसी के बाद जो हमारी इसके अन्य सहायक नदियां बचती है, जैसे कौन सी बच गई हमारी, सिंधु झेलम चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसमें कहा था इनका जो 80% भाग है उसका प्रयोग कौन करेगा, भारत। और इसका जो 20% है उसका यूज कौन करेगा, तो पाकिस्तान करेगा। ठीक है, तो इसको खारिज किया गया था किसके द्वारा, ये विश्व बैंक है बच्चों, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक बोला जाता है जिसको। ठीक है, विश्व बैंक। तो विश्व बैंक ने क्या किया था, मध्यस्थता कराई थी, सिंधु झेलम और चिनाब का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अति महत्वपूर्ण। और बच्चों ध्यान रखिएगा, 7 मई 2025 को भारत के द्वारा क्या किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, पाकिस्तान के 9 आतंकी जो ठिकाने थे उन्हें क्या किया गया था, ध्वस्त किया गया था। ठीक है, ध्वस्त किया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर ये आपने अगर स्किप कर दिया तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, रिसेंट का है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो इनके बीच में जो ट्रीटी हुई थी, समझौता हुआ था, तो उसके बारे में आप इंडस वाटर ट्रीटी इसको कहा जाता है। तो जितना इसका जल का भाग है, कहां कहां किस किस को दिया गया था, अति महत्वपूर्ण है बच्चों ये। और ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर कब लागू होता है, तो इसके बारे में भी आपकी ये प्रश्न की जानकारी होगी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर कूट का चयन कीजिए। तो वुलर झील हमारी कहां पर है बच्चों, वुलर झील हमारी जम्मू कश्मीर में है। कहां है, जम्मू कश्मीर में है। अगर मैं रेणुका झील की बात करता हूं तो रेणुका झील कहां, हमारी हिमाचल प्रदेश में है। अगर मैं जय संबंध झील की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा कहां है, राजस्थान में है, नाम से ही लग रहा है। अष्टमुदी झील कहां है, हमारी केरल में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, जयवंत सागर हमारा राजस्थान में, अष्टमुदी झील हमारी क्या है, जो अष्टमुदी सितारे के आकार में ना किनारे पर है, ये जो तट है हमारे भारत का, यहाँ पर है हमारी अष्टमुदी झील, कहां पर है, केरल में। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन क्या बनने वाला है, 2 3 4 1, 2
3 4 1 ऑप्शन इसका सी बच्चों क्या हो गया, सही उत्तर हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बेहतरीन लग रही होगी। हमारी क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों, आप सभी के लिए बहुत मेहनत की जा रही है और आप सभी के लिए सब किया जा रहा है, तो आप भी इसमें लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप सभी के लिए वैल्यूएबल कमेंट जो कंटेंट है वो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल किस नदी के तट पर है, चिनाब नदी के, झेलम नदी के, रावी नदी के या व्यास नदी के। चलिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसके मैं बात करता हूं 4 प्रकार की चारों दिशाओं में ये फैला हुआ था कुछ इस तरीके से। अब यदि मैं बात करता हूं बच्चों इसका उत्तरी बिंदु, क्या कहलाता है हमारा, मांडा। क्या कहलाता है, मांडा। है कहां, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर किस नदी के तट पर है, चिनाब। किस नदी के तट पर है, तो चिनाब। अगला मैं बात करता हूं इसका जो पूर्वी बिंदु है, इसका पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है बच्चों, हमारा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये है कहां, मेरठ, यूपी के पास में है बच्चों। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किस नदी के तट पर है, तो ये किस नदी के तट पर है, तो हिंडन नदी के तट पर। ये सब नदी के तट पर है बच्चों, ठीक है ना। ये पेन से आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगला आता है हमारा इसका दक्षिणी भाग, तो ये दक्षिणी भाग क्या है हमारा, दैमाबाद। दैमाबाद क्या है बच्चों, महाराष्ट्र में। ये किस नदी के तट पर है, तो प्रवरा। प्रवरा नदी के तट पर है। ये प्रवरा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला है इसका क्या, सुतकांगेडोर। सुतकागेंडोर, तो सुतकागेंडोर अभी वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान के पास में है। ये किस नदी के तट पर है, तो यहाँ पर ये दास्क नदी। कौन सी नदी, दास्क नदी के तट पर है। ये नदी भी याद रखना बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा जम्मू कश्मीर में किस नदी के तट पर स्थित है, तो हमारा चिनाब नदी के तट पर। ये चारों के सार आपको याद होनी चाहिए बच्चों, चाहे मांडा हो, चाहे आलमगीरपुर हो, दैमाबाद हो या सुतकागेंडोर हो, ठीक है। और किस नदी के तट पर है, तो ये तो अति महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम उपाध्यक्ष कौन बना था। अब इसको ज्यादा न खींचते हुए, सिंधु जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, जो हमारा सिंधु जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब होती है बच्चों, 1885 में होती है। किसके द्वारा होती है, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होती है, ठीक है। उस टाइम पे हमारा गवर्नर जनरल कौन था, तो हमारा डफरिन था। कौन था, डफरिन था। और मैं बात करता हूं इसका जो पहला जो हमारा सम्मेलन है, उसकी अध्यक्षता, ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी, हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो ये आपका प्रश्न का क्या हो गया, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो ठीक है, कौन है, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। इस प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था। स्टैटिक सा प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है, हाँ, राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, कलकत्ता के 1896 में। और 1911 में क्या होता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है, ठीक है। 1905 में क्या होता है, हमारा जो बंगाल विभाजन है वो होता है। और 1916 में क्या होता है, हमारा जो कांग्रेस का पृथक हो चुका था, कांग्रेस 2 भागों में टूट चुका था, गरम दल और नरम दल, उसका मर्जर होता है। और जो हमारा कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है, दोनों के बीच में समझौता होता है। तो कब की बात है, 1916 की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करने पर महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम के द्वारा भारत के साम्राज्य घोषित किया गया, तो 1858 का जो अधिनियम था बच्चों, उसके तहत क्या बनाया गया था, ब्रिटिश महारानी को साम्राज्य बनाया गया था। और इसी के तहत भारत का फर्स्ट जो हमारा कौन था, वायसरॉय, वायसरॉय है वो कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन सा पद खत्म कर दिया गया था, गवर्नर जनरल का, उसे रिक्रिएट कब किया गया था, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, ठीक है। तो भारत का पहला वायसरॉय कौन है, हमारा लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। और आप कमेंट में 2-4 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है, पहला गवर्नर कौन था, पहला प्रश्न हो गया। अगला आपसे पूछ रहा है कि बंगाल, भारत का लिखो आप सीधे, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ये 2 ही प्रश्न आपको दे रहा हूं, इसके उत्तर आप मेरे को कमेंट में मेंशन करेंगे। बाकी अगर आप इसका उत्तर नहीं देते हैं, इसका मतलब कमजोरी
बहुत है परीक्षा के लिए। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? जब हमारा कांग्रेस दो भागों में बढ़ चुका था, मैंने अभी कहा ना, तो उसकी अध्यक्षता कौन करने वाले थे? तो हमारे रास बिहारी घोष। ऑप्शन डी इसका क्या है, सही उत्तर हो गया। कांग्रेस दो भागों में कब बढ़ता है ये भी पूछता है, तो सूरत अधिवेशन में बढ़ता है। ठीक है ना, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का नरम दल व गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, ठीक है, उसमें विभाजन, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कब किया था? तो 1829 में किया था। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन बी सही है। और ये किसके द्वारा, किसकी सहायता से हुआ था? राजा राम मोहन रॉय की सहायता से क्या हुआ था? यहाँ पर सती प्रथा को बैन कर दिया गया था, सती जो सिस्टम हुआ करता तो उसे समाप्त किया गया था। और 1813 में क्या होता है, हमारे शिक्षा पर और भारत में जो पहली बार जोर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, 1813 में दिया गया था। 1843 में क्या होता है बच्चों? दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया जाता है? तो एलन बरो द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, उस टाइम पे ये क्या था, भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। 1856 में क्या आता है हमारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सबसे पहले जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किसने किया था? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने माना कि नीति निर्देशक तत्व, ईडी को क्या बोला जाता है? डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। पहली बात, डीपीएसपी हम लाए कहां से थे? तो आयरलैंड। पहली प्रश्न की बात करते हैं, इसका उल्लेख आर्टिकल 36 टू 51 तक है। और इसके बारे में किसने बोला कि ये एक प्रकार का चेक है? तो ये बोला था प्रोफेसर के टी शाह ने। किसने बोला था? प्रोफेसर के टी शाह ने। उम्मीद करता हूं आप सभी को इसके बारे में सब कुछ जानकारी होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, माना कि नीति निर्देशक एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ऑप्शन इसका ए सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण निम्नलिखित में से किसमें उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है, परंपरागत व्यवहार में किया गया है, संविधान की उद्देशिका में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। यदि मैं बात करता हूं बच्चों, हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत आता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि आर्टिकल 51 तक है। तो आर्टिकल 50 आपको बताता है कि केंद्र में जो हमारी कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उसका पृथक्करण। ठीक है, और संविधान की उद्देशिका क्या कहती है कि संविधान में जो भी वर्णन किया गया है उसके बारे में कहता है। और 7वीं अनुसूची क्या कहती है? हमारा जो केंद्र और राज्य के बीच में, ये क्या कहता है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निशुल्क न्याय विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्री लीगल एड। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 39A, जब किसी व्यक्ति के पास सहायता की आवश्यकता होती है, लीगल एडवाइजरी की जरूरत होती है, वकील की आवश्यकता होती है, तो किसके द्वारा वो प्रोवाइड किया जाता है? सरकार के द्वारा। वो राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उसका उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 39A में कहा गया है। ठीक है बच्चों, और 43A में क्या कहा गया है? सहकारी समितियों के बारे में कहा गया है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो इनका वर्णन किया गया है आर्टिकल 63 में। ठीक है, और इनका इलेक्शन है जो आर्टिकल 66 में। इनको पद से हटाने के बारे में 67 में कहा गया है। ठीक है, और इनकी शपथ, ओथ, कहां पर है ये? इनके शपथ का उल्लेख है तो आर्टिकल 69 में। वर्तमान में हमारे 15वें वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इससे पहले ये किस राज्य के गवर्नर हुआ करते थे? तो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल। ठीक है, ये हमारे किसके बारे में हो गया? सीपी राधाकृष्णन के बारे में। राष्ट्रपति ये कौन होते हैं? हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ दी राज्यसभा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इनके इलेक्शन में
कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के सभी सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तो कौन लेते हैं? संसद के सभी सदस्य इसमें प्रतिभाग करते हैं, इंक्लूडिंग जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी इसमें क्या करते हैं? प्रतिभाग करते हैं। आज के प्रश्न की हम क्या करते हैं? यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो बच्चों, आप सभी को हमारी क्लास कैसे लगी? लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी के लिए बहुत अच्छा व्याख्यान हमारे द्वारा दिया जा रहा है, आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है, ठीक है? तो आप सभी लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी के प्यार और यहाँ तक रुकने के लिए आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप यहाँ की आज की वीडियो को हम विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।